कुछ साल पहले कई जगहों पर पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर होने के नाते मुझे अजीब ग्राहकों और रात में होने वाली अजीब चीज़ों के बहुत सारे अनुभव हुए हैं। लेकिन उस एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं 1 साल से भी कम समय से एक पिज़्ज़ा की दुकान पर काम कर रहा था। ज़्यादातर समय मैं एक अन्य कोवर्कर के साथ मध्य पाली और रात की पाली में काम किया करता था। दुकान रात के 2 बजे बंद होती थी। इस सच्ची घटना में मैं अपने कोवर्कर को उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसे टॉम कहकर बुलाऊंगा। टॉम मुझसे कुछ साल बड़ा था और बहुत मेहनती था। वो रात की पाली में इंचार्ज था और सभी पिज़्ज़ा वही बनाता था। मैं डिलीवरी का काम करता था। उस वक्त रात के 11 बजे थे और मैं एक डिलीवरी से वापस आया ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। तब टॉम पिज़्ज़ा बना रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। एक आदमी ने एक बड़ा सॉसेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। मैंने ऑर्डर लिया और पूछा कि क्या उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। उस आदमी ने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया, फिर कहा कि उसे एक बड़ा सॉसेज पिज़्ज़ा चाहिए। इस बार उसके बोलने के तरीके से लग रहा था जैसे वो नशे में था। मैंने उससे कहा कि उसे बस एक पिज़्ज़ा चाहिए और उसने कहा हाँ। मैंने ऑर्डर भेज दिया और फिर अपनी अगली डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। और डिलीवरी से दुकान लौटते समय टॉम ने उस आदमी का ऑर्डर तैयार कर लिया था और उसे डिलीवरी के लिए तैयार कर लिया था। इसलिए मैंने उसे काउंटर से उठाया और अपनी कार में चला गया। जब मैं ऑर्डर ले रहा था तो मैंने देखा कि टॉम मुझे अजीब तरह से देख रहा था, जैसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि टॉम काफ़ी शांत स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए मुझे ये अजीब नहीं लगा। एड्रेस 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन उस समय कोई ट्रैफिक नहीं था, इसलिए मैं वहाँ जल्दी पहुँच गया। घर सामान्य था, लेकिन दोनों तरफ काफ़ी खाली जगह थी और पड़ोसियों के घर पेड़ों के बीच से मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। मैं बाहर निकला और पिज़्ज़ा देने के लिए दरवाजे के पास गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद एक आदमी आया और दरवाज़ा खोला। ये सब इतना अजीब नहीं था, लेकिन मुझे हमेशा अजीब लगता था जब लोग अपना दरवाज़ा इतना चौड़ा खोलते थे। जब उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा बहुत आश्चर्यचकित और हैरान लग रहा था, जैसे कि उसे मुझे यहाँ देखने की उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगा कि वो अभी भी नशे में है और मैंने उसे पिज़्ज़ा बॉक्स दिया और उसे कुल रकम बताई, जिस पर उसने बिना कुछ कहे धीरे से और अजीब तरह से मुझे पैसे दे दिए। वो पिज़्ज़ा का डिब्बा लेकर मेरे सामने खड़ा था और उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। फिर उसने अपनी नज़रें मेरी ओर उठाई, लेकिन मुझ पर नहीं। वो मेरे कंधे की तरफ देख रहा था, जैसे उसने कुछ देखा हो, लेकिन वो अजीब नज़रों से देख रहा था और धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओह नो। इस आदमी को देखकर मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था और खुद को पीछे देखने से नहीं रोक सका। मैंने अपना सिर अपने दाहिने कंधे पर घुमाया और सड़क की ओर देखा। मेरी कार से कुछ ही फीट की दूरी पर जैकेट और टोपी पहने एक आदमी पेड़ों की ओर भाग रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर कांप रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं दरवाजे पर खड़े आदमी की तरफ वापस मुड़ा, लेकिन वो तुरंत पीछे हट गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। यह सब कुछ ही सेकंड में इतनी तेजी से हुआ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे सामने दरवाज़ा बंद होने के कारण मैं फिर से जैकेट वाले आदमी की ओर मुड़ा, लेकिन वो घने पेड़ों के बीच अंधेरे में खो गया था। मैं लड़खड़ाते हुए वहाँ से बाहर निकला और जितनी जल्दी हो सके अपनी कार की ओर भागा और काम पर वापस चला गया। गाड़ी चलाते समय मैंने खुद को शांत किया, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया कि वहाँ क्या चल रहा था। जब मैं दुकान पर वापस आया तो मैंने टॉम को घटना के बारे में बताया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझसे कहा कि जब मैं तैयार हो जाऊं तो अगला ऑर्डर डिलीवर कर दूं। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, लेकिन डिलीवरी से लौटते वक्त मैंने पुलिस को फ़ोन किया ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि वो एक ऑफिसर से इसकी जांच कराएंगे और मुझे अपडेट करने के लिए वापस कॉल करेंगे। मुझे 1 घंटे बाद कॉल आई और जब मैं काम से बाहर निकला तो मैं पार्किंग स्थल में पुलिस के आने और मुझसे बात करने का इंतज़ार करने लगा। जब ऑफिसर मेरी कार के पास आया तो उसने मुझसे कहा कि वो उस एड्रेस पर गए थे और उस आदमी से बात की जिसके बारे में मैंने उन्हें बताया था।
और उस आदमी ने ऑफिसर को बताया कि वो बस अपने दोस्त टॉम के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो पिज़्ज़ा की दुकान पर काम करता है। जब उससे जैकेट और टोपी पहने आदमी के बारे में पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता और उसने ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा। मैं उस जानकारी से और भी कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि शायद उन्होंने ये सोचकर ऑर्डर दिया होगा कि टॉम एक डिलीवरी ड्राइवर है और योजना बनाकर उसे आराम से पकड़ सकें। मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। फिर मुझे टॉम की नज़र याद आई। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे किसी चीज़ के बारे में चेतावनी दे रहा था। हालांकि मैंने टॉम से इस बारे में कई बार बात की, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो आदमी सिर्फ एक पुराना दोस्त था और उसे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं उस घटना के तुरंत बाद एक दूसरी पिज़्ज़ा की दुकान पर चला गया, लेकिन मुझे राहत मिली कि उनका निशाना मैं नहीं था। मुझे इस रहस्य को जानने का प्रयास करने में मज़ा आया। मैं अभी भी इस घटना को समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन यह सबसे अजीब और डरावनी चीज़ थी जिसे मैंने कभी अनुभव किया था। मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी डोरडेश और उबर इट्स में ड्राइवर का काम करता था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि एक ही समय में दोनों कंपनी में काम करके प्रति घंटे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। डिलीवरी करने में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि आपके पास बहुत खाली समय होता है, जहां आप बस ऑर्डर आने के इंतज़ार में इधर उधर गाड़ी चलाते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक ही समय में दोनों कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं तो आप उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और लगातार पैसे कमा सकते हैं। मैं बस कार लेकर इधर उधर घूम रहा था। कुछ समय बाद मुझे पास के एक रेस्टोरेंट से एक छोटा सा ऑर्डर मिला, लेकिन उसका डिलीवरी एड्रेस बहुत दूर था। एक डिलीवरी ड्राइवर के रूप में ये मेरे लिए एक बुरी बात थी, क्योंकि मैं दूर तक गाड़ी चलाता हूँ और मुझे कम टिप मिलती है। लेकिन उसने बहुत कुछ ऑर्डर किया था, जिसका मतलब था कि मुझे एक बड़ी टिप मिलने वाली थी। मैंने इसे एक्सेप्ट करते हुए ऑर्डर उठाया और उसके दिए गए एड्रेस की तरफ निकल पड़ा, जो 25 मिनट की दूरी पर है। आधे रास्ते में मुझे किसी का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और पूछा, क्या आप एक उबर इट्स कस्टमर हैं? एक आदमी ने जवाब दिया कि वो मेरा कस्टमर है और माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसने अपने दोस्त के अकाउंट से ऑर्डर किया था और एड्रेस बदलना भूल गया था। उसने कहा कि उसका घर वहीं पास में है और उसने मुझे पता देते हुए कहा कि एक बार जब मैं उसके दोस्त के घर पहुंच जाऊं तो मुझे 2 टन लेना होगा। मैंने उससे पता पूछा ताकि मैं खो ना जाऊं, लेकिन उसने जवाब दिया कि वो मेरा बाहर इंतज़ार करेगा। इतना कहते ही उसने फ़ोन रख दिया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मैं आधे रास्ते तक आ चुका था और बस उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ा। जब मैं उसके दोस्त के घर पहुंचा तो मैंने टर्न ले लिया, जैसा कि उस आदमी ने कहा था, और एक धुंधली रोशनी वाली सड़क पर चला गया जब तक कि मैं सड़क के अंत तक नहीं पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां कुछ ही घर थे। मैंने एक और टर्न ले लिया, जैसा कि उस आदमी ने कहा था। मैंने उसे कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। जैसे ही मैं अपने फ़ोन की रिसेंट कॉल पर क्लिक कर रहा था, तभी अचानक मेरी ड्राइवर विंडो पर थपथपाने की आवाज़ से मैं चौंक गया। मैं थोड़ा शर्मिंदा था कि मैं कितना चौंक गया था। मैंने खिड़की नीचे कर दी, लेकिन जब मैंने उस आदमी की ओर देखा तो उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस एक बिल्कुल सीधा खाली चेहरा था। मैंने खिड़की का बटन छोड़ दिया और तुरंत लॉक बटन दबा दिया, जिसके बाद उस आदमी ने मेरे सिर के ठीक सामने बंदूक तान दी और ज़ोर से चिल्लाया। मैंने और शोर सुना, जिसके बाद लोगों का एक ग्रुप कार की ओर भागा और दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश कर रहे थे। वो सभी चिल्ला रहे थे और एक दूसरे से कुछ कह रहे थे, लेकिन उस पल मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे। मैं इस आदमी की बंदूक को घूरते हुए पूरी तरह से सदमे में था। कार के आसपास कम से कम 5 या 6 लोग थे। वो सभी और भी ज़ोर से बात कर रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं उस पल क्या सोच रहा था, क्योंकि जब बंदूक वाले आदमी ने एक पल के लिए दूसरी ओर देखा तो मैं अचानक हाँफते हुए सड़क पर गिर गया। मुझे याद है कि उस आदमी ने भी अपनी बंदूक गिरा दी थी। जब उसने मुझे गिरते हुए देखा, उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर खींच लिया। मैं तुरंत कार में बैठ गया और जल्दी से टर्न ले लिया। जब मैंने उन्हें सड़क के दूसरी ओर से फिर से देखा तो वो सभी जा चुके थे।
उनमें से कोई भी सड़क के किनारे या घरों के पास नहीं था। जैसे ही मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया, वो शायद घटनास्थल से भाग गए। जैसे ही मैं इस एरिया से बाहर निकला, मैंने 911 पर कॉल किया। गैंग के हमले यहाँ आम हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। हालांकि कुछ भी पता नहीं चला, किसी का पता नहीं चला और कोई सबूत नहीं मिला। यह घटना मेरे लिए एक सीख थी। मुझे आज भी खुद पर पछतावा है कि मैं उस जगह पर क्यों गया था, और वो पल आज भी डरा देता है जब उसने मेरे सिर पर बंदूक रख दी थी और मैं कुछ भी नहीं कर सका। ऐसा जोखिम उठाना पूरी तरह से बेवकूफ़ी थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या हथियार आपको एक पल में मार सकता है। अगर आप ऐसी नौकरी करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जहां आप नियमित रूप से अजनबियों को देखते हैं, तो सावधान रहें, क्योंकि किसी अजनबी के साथ खुद को जोखिम भरी स्थिति में डालना आपके लिए बहुत डरावना हो सकता है। कोविड के दौरान ग्रोसरी का सामान पहुंचाना काफ़ी लोकप्रिय हो गया था, और उसके बाद भी लोग अपने घरों में ग्रोसरी की डिलीवरी करवा रहे थे। मैं उन ऑर्डरों को पहुंचाने वाला व्यक्ति था। यह कोई बुरा काम नहीं था। मुझे असल में लोगों के घरों तक गाड़ी चलाकर जाने में अच्छा लगता था। मुझे अच्छे घर देखने को मिले और मुझे कस्टमर के लगातार सवालों से नहीं जूझना पड़ा, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं थी। मुझे कभी कभी टिप भी मिलती थी जो बहुत अच्छी होती थी। ज़्यादातर समय मैं ग्रोसरी का सामान दरवाजे पर ही छोड़ देता था और सबूत के तौर पर एक तस्वीर लेता था और फिर चला जाता था। लेकिन एक समय मुझे लोगों से मिलने और ग्रोसरी का सामान दिलाने में मदद करने का मौका मिला। एक उदाहरण सर्बिया की एक वृद्ध महिला का था। उसका नाम विक्टोरिया था और वो मुझसे प्यार करती थी। हम एक दूसरे को जानने लगे, क्योंकि हर गुरुवार को ठीक उसी समय पर उसके घर पर लगभग वही सामान मंगवाया जाता था। पहले कुछ बार जब मैं उसके ग्रोसरी का सामान दरवाजे पर छोड़ता था, तब वो कभी बाहर नहीं आती थी, लेकिन मैं उसे खिड़की से बाहर झांकते हुए देखता था। मैंने उसकी ओर हाथ हिलाकर अपनी तस्वीर ली और फिर ट्रक में वापस आया और चला गया। मुझे लगता है कि एक बार जब उसे एहसास हुआ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो हर बार उसे ग्रोसरी का सामान पहुँचाता हूँ, तो उसे बेहतर महसूस हुआ। वो बाहर आई और मुझे नमस्ते कहा। फिर धीरे धीरे समय के साथ मैंने उसके लिए ग्रोसरी का सामान लाना शुरू कर दिया और उसके काउंटर पर रखना शुरू कर दिया। वो काफ़ी बूढ़ी थी, इसलिए मुझे मदद करने में खुशी हुई और उसने मुझे टिप भी अच्छी दी। जितना ज़्यादा मैं उसके पास गया, उतना ही ज़्यादा मैं उससे जानता गया। वो हाल ही में विधवा हुई थी और अकेली रहती थी। उसके सभी बच्चे दूर रहते थे और वो उन्हें साल में छुट्टियों के दौरान केवल 1 या 2 बार देखती थी। वो ब्रोकर हुआ करती थी, जो अब रिटायर्ड हो चुकी थी। मैं हमेशा गुरुवार का इंतज़ार करता था। उसने हमेशा की तरह सोमवार को ही सब कुछ ऑर्डर किया था और मैं अगले गुरुवार को ऑर्डर लेकर जा रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने तुरंत देखा कि कुछ गड़बड़ है। वो दरवाजे पर नहीं थी जैसा कि वो आमतौर पर होती थी, और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने ये भी देखा कि उसके सभी पर्दे बंद थे, जो अजीब था। वो हमेशा उन्हें खुला रखती थी ताकि उसके पौधों को धूप मिल सके। मैं खुले दरवाजे तक गया। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई बार खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित होने लगा। वो बूढ़ी थी, इसलिए मैंने तुरंत सोचा कि शायद वो गिर गई है या दिल का दौरा पड़ा है या कुछ और। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि शायद मुझे अंदर जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी जॉब पर था और मुझे पता है कि नियम यह है कि अगर कोई जवाब नहीं देता है तो मुझे ग्रोसरी का सामान दरवाजे पर छोड़ना होगा। लेकिन उसका दोस्त होने के नाते मैंने फैसला किया कि अंदर जाना बेहतर होगा। मैंने हमेशा की तरह ग्रोसरी का सामान काउंटर पर रख दिया। दरवाज़ा पूरा खुला था। मैंने अपने दोनों हाथों में सारे बैग पकड़ लिए और सीधे किचन में चला गया। सभी लाइटें बंद थी और सब कुछ शांत था। बैग को उसके काउंटर पर रखकर मैंने उसका नाम पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। जब मैं बाहर जाने लगा तो मैंने पुलिस बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन असल में मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे समझाऊं कि यह एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, क्योंकि शायद वो घर से बाहर गई थी, शायद वो किसी से मिलने गई होगी। इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। मैं एक अजीब सिचुएशन में था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही मैं बाहर की ओर जाने वाले दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने ऊपर से कुछ हलचल सुनी।
मुझे लगा ये वही बूढ़ी महिला होगी, इसलिए मैंने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई भी दरवाजे पर नहीं आया और ना ही मुझे जवाब दिया। 1 मिनट तक वहां खड़े रहने के बाद मुझे इधर उधर की हरकतें सुनाई देती रहीं, जैसे कोई ऊपर सामान उठा रहा हो। मुझे बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। मैं वापस बाहर गया और कार में बैठ गया। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा और 1 मिनट बाद मैंने देखा कि दूसरे फ्लोर का पर्दा एक तरफ हट गया, जैसे कोई मुझे खिड़की से देख रहा हो। मैं कार में बैठ गया और घर से थोड़ा दूर चला गया। मैंने कार थोड़ी दूर सड़क के किनारे पार्क की और वहीं बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे इस बात की भी चिंता थी कि मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए या नहीं। मैं कार में बैठ गया और फिर उसके घर के पास से जाने का फैसला किया। फिर मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, जब तक कि मैंने ऊपरी पर्दे खुले नहीं देखे। मैंने खिड़की के अंदर एक आदमी को देखा। फिर उसने जल्दी से अपनी खिड़की बंद कर दी, जैसे कि वो मेरे ट्रक को देखकर डर गया हो। मुझे पता था कि विक्टोरिया की 2 बेटियां थी और उसका एक बेटा था जो वर्षों पहले मर गया था। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके घर पर उसके ना रहने पर कौन हो सकता है। मैं वहां काफी समय तक रहा और मुझे काम पर वापस जाना पड़ा। अगले हफ्ते लगभग 1 साल में पहली बार उसकी ओर से कोई ऑर्डर नहीं आया। गुरुवार को छुट्टी के बाद मैं उसके घर के पास से गुजरा और रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर की कार खड़ी थी। जब मैं घर के पास पहुंचा तो मैंने दीवार पर एक नोटिस देखा जिसमें उसके लापता होने की घोषणा की गई थी। मुझे पता चला कि जब मैं उस दिन ग्रोसरी का सामान देने के लिए वहां गया था, उसके कुछ दिनों बाद उसे लापता घोषित कर दिया गया था। मैंने उस तारीख को देखा जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि शायद उसे आखिरी बार घर पर देखा गया था, और वो ग्रोसरी का सामान ऑर्डर करने के अगले दिन था। 2 दिन पहले मैं उसके घर गया था और एक आदमी को देखा था। मेरे पास जो भी जानकारी थी मैं पुलिस के पास गया। मुझे नहीं पता था कि वो कौन था। इस घटना को लगभग 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है।